नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। छत्तीसगढ़ के गलियारों में इन दिनों प्रदेश के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी सुर्खियों में है। राजनीतिक हलकों से लेकर आम जुबां तक हर जगह उनकी गिरफ्तारी की चर्चा हो रही है। आखिर वो कौन सा घोटाला है जिसकी जद में आए कवासी लखमा, उनका इस घोटाले से कनेक्शन और कैसे एक पंच से लेकर आबकारी मंत्री और अब जेल तक का सफर वो तय कर रहे हैं, जानेंगे इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ टीवी 24 के न्यूज एडिटर मोहन तिवारी जी भी जुड़े हैं। मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। तो मोहन जी से भी हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कवासी लखमा का अब तक का सफर कैसा रहा है और कैसे उनकी गिरफ्तारी हुई। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुलगते सवाल की। और आपको पहले बता दें कि कांग्रेस विधायक और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को ईडी ने बुधवार को गिरफ्तार किया था। शराब घोटाला में यह पहली राजनीतिक और अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी है। लखमा से पहले ईडी 8 से ज्यादा लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। आखिर कैसे दिया गया इस घोटाले को अंजाम और लखमा का क्या रहा इससे लिंक, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई है। बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ने कोंटा विधायक और प्रदेश के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को 2160 करोड़ के आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद कवासी लखमा को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले साल 28 दिसंबर को ईडी की टीम ने कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी ने इस दौरान शराब घोटाले से जुड़े कुछ आपत्तिजनक डिजिटल दस्तावेज मिलने का दावा किया था। हालांकि गिरफ्तारी के बाद कवासी लखमा ने खुद को निर्दोष बताते हुए इसके लिए अमित शाह, पीएम मोदी और प्रदेश के मुखिया को जिम्मेदार ठहराया है। हिंदुस्तान के कितना बड़ा नेता है, मेरे पास फूटी कोड़ी 1 रुपया नहीं पकड़ा गया। ये बोलते हैं भ्रष्टाचार हो गया। पूरा घर में उसमें 1 रुपया मेरे घर से न कोई कागज पकड़ा है, पैसा पकड़ा है। इन लोग फर्जी मामला बनाकर जेल भेजने का काम कर रहे हैं। एक पूरा अमित शाह, नरेंद्र मोदी और विष्णुदेव साय या के भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मेरे गरीब आदमी को, बस्तर का आवाज को, बस्तर में विधान पंचायत चुनाव, नगर पंचायत चुनाव होने जा रहा है, इसलिए चुनाव में ये बात नहीं ले। इसके कारण मेरा इस प्रकार दबाव करके कागज मांग रहे थे, कोई का फूटी कोड़ी पैसा नहीं मिला। करीब 2000 करोड़ रुपए से अधिक के इस घोटाले में ईडी अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा, निरंजन दास, अरुणपति त्रिपाठी, अरविंद सिंह, विदु गुप्ता, त्रिलोक सिंह ढिल्लन समेत कुछ और लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है। इस मामले में ईडी आरोपियों की 200 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अटैच कर चुकी है। इसमें अनिल टुटेजा की 15.82 करोड़ रुपए की संपत्ति भी शामिल है। अनवर ढेबर की 116.16 करोड़, विकास अग्रवाल की 1.54 करोड़। कहा जाता है कि जब छत्तीसगढ़ में कवासी लखमा आबकारी मंत्री थे, तब नकली होलोग्राम के एवज से इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया। मनपसंद डिस्लर्स को ठेका दिया जाता था और इसमें प्रशासनिक अधिकारियों ने राजनीतिक पदों के साथ सांठगांठ करते हुए इस पूरे घोटाले को अंजाम दे डाला। पहली बार दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने फरवरी 2022 में इस केस से जुड़ी एक चार्जशीट दाखिल की थी। एंटी करप्शन ब्यूरो में भी ये मामला गया और तब से लगातार इसमें जांच जारी थी। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद इस मामले की जांच में तेजी आई और गिरफ्तारियों का दौर भी बढ़ा। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी पूर्व मंत्री को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया है। कवासी लखमा से पहले किसी भी विधायक या मंत्री की भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई थी। हालांकि अभी कांग्रेस के एक और विधायक देवेंद्र यादव जेल में बंद हैं, लेकिन उन पर क्रिमिनल केस दर्ज है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। शराब घोटाले के इस पूरे सिंडिकेट में ईडी ने जब उन्हें आरोपी बनाया, तब उनकी भूमिका चौंकाने वाली है। ये दावा प्रवर्तन निदेशालय ने गत दिनों जारी अपने प्रेस रिलीज में किया। आखिर कवासी लखमा पर आरोप क्या लगे हैं, किस तरह प्रदेश के इस बड़े घोटाले में उनकी संलिप्तता पाई गई, देखिए इस रिपोर्ट में।
बस्तर के बड़े राजनीतिक चेहरे पूर्व मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी जितनी चौंकाने वाली है, उससे ज्यादा आश्चर्य में डालने वाले उन पर लगे आरोप हैं। छत्तीसगढ़ के इस 2000 करोड़ के शराब स्कैम में कवासी और उनके बेटे हरीश लखमा का नाम आया था। शराब घोटाले की चार्जशीट में भी ईडी ने कवासी लखमा का जिक्र किया था कि उन्हें हर महीने 50 लाख रुपए मिलते थे। शराब सिंडिकेट में उनके बेटे का भी नाम आया था। इसके बाद कवासी और उनके बेटे पर कई महीने से गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई थी। पिछले महीने ईडी की जांच में तेजी आई जब एजेंसी ने कवासी लखमा और उनके बेटे को पूछताछ के लिए बुला लिया। कवासी ने ईडी को बताया था कि मैं अनपढ़ आदमी हूँ। शराब विभाग के अधिकारियों ने जहाँ कहा वहाँ वो दस्तखत कर दिए। कवासी लखमा ने इस बारे में खुद ही मीडिया में बयान दिया था। यार मैं अनपढ़ आदमी हूँ, कोई कागज आता था तो फिर पार्टी लेके आता था, दस्तखत करता रहा। कभी मेरा पीए पढ़ाता था, मैं पढ़ के दस्तखत करता था। किसमें कराते थे वो नहीं पता। जय देवागन का नाम लिए तो मैं भी कैसूपे के कह रहा है, तो उन्हीं लोग पढ़ते थे, उन्हीं लोग लिखते थे। ये बात हुआ है। कवासी लखमा को एक तरह से कहें तो मंत्री बनना भारी पड़ गया। 2018 में कोंटा विधानसभा सीट से 5वीं बार निर्वाचित होने पर कांग्रेस सरकार में उन्हें आबकारी और उद्योग मंत्री बनाया गया था। उन्हीं के विभाग में छत्तीसगढ़ का सबसे चर्चित शराब घोटाला हुआ है। इसमें कवासी और उनके बेटे का भी नाम आया। ईडी को ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसमें पता चला है कि शराब सिंडिकेट के लोग उन्हें भी हर महीने पैसे देते थे। शराब घोटाले में नाम आने के बाद सियासी हलकों में चर्चा थी कि कवासी का चुनाव निकालना मुश्किल हो जाएगा, मगर इसके बाद भी 2023 के विधानसभा चुनाव में वो विजयी हुए। भूपेश बघेल के 2 मंत्री चुनाव जीते थे, उनमें कवासी भी शामिल थे और ये पूरा घोटाला उनके आबकारी मंत्री रहने के दौरान ही हुआ। सरकार बदलने के बाद इसकी और परतें उजागर हुई और अब आखिरकार कवासी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। कवासी लखमा के राजनीतिक सफर की बात करें तो ये काफी लंबा रहा है। शुरुआत में तो राजनीति से उनका दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं था, लेकिन कैसे उनके इस क्षेत्र में एक छोटी सी शुरुआत ने उन्हें प्रदेश के दिग्गज नेताओं में शुमार कर दिया और कैसे मिली उन्हें दादी की संज्ञा, ये जानना भी अपने आप में दिलचस्प है। देश में दादी पिताजी की मां को कहा जाता है। कई बार बेहद बुजुर्ग महिला को भी दादी से संबोधित किया जाता है, मगर बस्तर के गोंडी में दादी उसे कहते हैं जिससे बहुत अधिक प्रेम और सम्मान करें। कवासी पंच से राजनीति शुरू कर लगातार विधायक चुने जाते रहे, सो उन्हें दादी कहा जाने लगा। बस्तर में उनके अलावा किसी और नेता को दादी नहीं कहा जाता। कवासी लखमा का जन्म सुकमा जिले के ग्राम नागारास में सन 1953 में हुआ। वे गोंड आदिवासी समाज से आते हैं और माड़िया जाति के हैं। उनके पिता का नाम स्वर्गीय कवासी हिड़मा है। वो 5वीं तक पढ़े हैं, पर उन्हें 5 भाषाओं का ज्ञान है। उनका विवाह कवासी बुधरी के साथ हुआ है। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। उनका व्यवसाय कृषि है। वे ग्राम नागारास, पोस्ट सोना कुकनार, तहसील व जिला सुकमा के रहने वाले हैं। उन्हें कृषि के अलावा राजनीति, पारंपरिक सामाजिक नृत्य में भी रुचि है। उनके नृत्य का कई बार वीडियो भी वायरल हुआ है। उन्होंने अपनी राजनीति पंच के पद से शुरू की। 2 बार उन्हें सर्वश्रेष्ठ सरपंच पुरस्कार मिला है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर की विदेश यात्राएं की हैं। कवासी लखमा ने वार्ड पंच से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। वे वर्ष 1995-96 में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुकमा के अध्यक्ष रहे। 1998 में वो पहली बार कोंटा विधानसभा से विधायक चुने गए, जिसके बाद साल 2003, 2008, 2013, 2018 और 2023 में निरंतर विधायक चुने गए। सन 2002 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष जिला दंतेवाड़ा बने। जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जगदलपुर के अध्यक्ष भी बने। 2005 से 2006 तक सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधित समिति में रहे। 2008 में पीसीसी सदस्य कोंटा बने व लगातार 3 कार्यकाल तक रहे। पीसीसी उपाध्यक्ष भी रहे हैं। 2018 में उन्होंने भाजपा के धनीराम बारसे को हराया। कवासी लखमा को 31,933 वोट मिले। उनके खिलाफ लड़ रहे भाजपा के धनीराम बारसे को 25,224 वोट मिले। राज्य में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी। कवासी लखमा को भूपेश सरकार में आबकारी एवं वाणिज्य मंत्री का प्रभार दिया गया था। कोंटा विधानसभा सुकमा जिले में आती है। ये अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीट है। 2023 विधानसभा चुनाव में 6वीं बार भी कवासी लखमा यहीं से चुनावी मैदान में उतरे थे। उनके खिलाफ भाजपा के स्वयं मुका प्रत्याशी थे। कवासी लखमा को 32,776 वोट मिले, जबकि स्वयं मुका को 30,795 वोट मिले। कवासी लखमा ने 1981 वोट से चुनाव जीता और 6वीं बार विधायक निर्वाचित हुए। हालांकि इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कवासी लखमा को 2024 के लोकसभा चुनाव में बस्तर से अपना प्रत्याशी बनाया, मगर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
तो जब से कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई है, हर तरफ हलचल है। राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं और कवासी लखमा, जो कि लगातार अपने बयानों के लिए प्रचलित हैं, उनके बयानों को भी इसमें काफी मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन एक बात जो बार बार सामने आ रही है और बीजेपी लगातार इसे लेकर कांग्रेस पर हमलावर है, वो ये है कि अभी तो सिर्फ गिरफ्तारियों की शुरुआत है, आगे बड़े खुलासे हो सकते हैं। कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद कुछ ऐसी भी परतें खुल सकती हैं जो अब तक अनजाने और अब तक अनदेखी हैं। बीजेपी यहां पर एक और टर्म का प्रयोग कर रही है, वो है पॉलिटिकल मास्टर। आखिर पॉलिटिकल मास्टर की संज्ञा किसे दी जा रही है और किस तरह से कवासी लखमा की गिरफ्तारी का प्रभाव देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ की राजनीति में, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में हुए इस चर्चित शराब घोटाले ने राजनीतिक हलचल भी बढ़ा दी है। ईडी के नोटशीट में कई चर्चित नाम हैं जो कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को सुर्खियों में रखेंगे। करीब 200 करोड़ से अधिक घोटाले में 3 प्रमुख हिस्सों में गड़बड़ियां की गई हैं। 5वां, कमीशन। CSMCL यानी शराब की खरीदी और बिक्री के लिए राज्य निकाय द्वारा उससे खरीदी गई शराब के प्रति केस के लिए डिस्टिलर्स से रिश्वत ली जाती थी। 5, कच्ची शराब की बिक्री। बेहिसाब कच्ची ऑफ द बुक देशी शराब की बिक्री हुई। इस मामले में सरकारी खजानों में 1 भी रुपया नहीं पहुंचा और बिक्री की सारी रकम सिंडिकेट ने हड़प ली। अवैध शराब सरकारी दुकानों से ही बेची जाती थी। 3, कमीशन। शराब बनाने वालों से कॉटल बनाने और बाजार में निश्चित हिस्सेदारी दिलाने के लिए रिश्वत ली जाती थी। FL10A लाइसेंस धारकों से कमीशन ली गई, जिन्हें विदेशी शराब के क्षेत्र में कमाई के लिए लाया गया था और पूरे घोटाले के ताने बाने से जो कमाई होती थी उसकी राशि करीब 50 लाख हर महीने अधिक तौर पर पूर्व आबकारी मंत्री तक पहुँचाई जाती थी और इसीलिए दस्तावेजों के आधार पर तैयार किए गए हैं। उसमें 75 करोड़ के लेन देन का आरोप है। मामले के सामने आने के बाद आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई है, जहां सरकार से जुड़े हुए पक्ष ईडी के द्वारा जांच की सच्चाई को लाने की कोशिश करार दे रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री एवं सरकार के मंत्रियों ने इस जांच का समर्थन कर भ्रष्टाचार को उजागर करने की बात कही है। अब इसमें ईडी जांच कर रहा है और जो भी उसमें दोषीदार होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ईडी में पंजीबद्ध प्रकरण है और उसी प्रकरण के अंतर्गत ईडी ने अरेस्ट किया हुआ है। जो प्रकरण है उसमें स्पष्टता है, रेड पड़ा है, उसमें प्रमाण मिले हैं, हमने पढ़ा है सब कुछ समाचार पत्रों में। बाकी ईडी जानेगी, ईडी ने किया है इसको। वहीं भाजपा एक कदम आगे बढ़कर इस पूरे घोटाले को कांग्रेस सरकार के बड़े नेताओं के इशारे में अंजाम देने का आरोप लगा रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने इशारों में पूर्व मुख्यमंत्री को लपेटते हुए इस मामले में घोटाले के प्रमुख सरगना तक पहुंचने की बात कह दी। 2000 करोड़ का घोटाला तो उसी के समय निकला था ना, और केंद्रीय एजेंसी तो कई बार उनके पास भी रही है, विभिन्न राज्य सरकारों में रही है। यही भूपेश कहते थे कि डॉक्टर साहब की सरकार जाने के बाद कि हम ये करेंगे वो करेंगे। 5 साल तो सरकार थी उनकी, क्यों नहीं कुछ कर पाए? उनके पास भी स्थानीय स्तर पर जांच एजेंसियां थी, तो क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि तथ्य नहीं थे, और आज तथ्य है इसलिए आप पे कार्रवाई हो रही है। इधर अपने एक विधायक के गिरफ्तार होने के बाद कांग्रेस भी चुप नहीं है। कांग्रेस पूरी तरीके से कवासी लखमा के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। लखमा के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी की कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण करार दिया है। भूपेश बघेल इस मामले को केंद्र के इशारे पर कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश करार देते हैं। सरकार दोषी अधिकारियों ठेकेदारों पे खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय 8 दिन के भीतर में ईडी कवासी लखमा और उसके परिवार के लोगों के यहाँ छापे डाले। छापे में 1 रुपया भी नहीं मिला कवासी लखमा के यहाँ, 1 रुपया भी, कोई कागजात भी नहीं मिला। वैसे भी वो अनपढ़ हैं, उनके यहाँ कोई कागजात भी नहीं मिला और उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए गिरफ्तार किया गया कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो विष्णु देसाई की सुशासन वाली सरकार, उसके भ्रष्टाचार को उन्होंने उजागर किया। कवासी लखमा होशियार व्यक्ति हैं, जानकार और समझदार व्यक्ति हैं। पढ़ना लिखना या
जिसको अक्षर ज्ञान कहते हैं, हो सकता है उसमें अभाव हो, लेकिन हर मायने में वो समझदार व्यक्ति हैं। फिलहाल ये मामला अभी जितना जांच के दायरे में पेचीदा प्रक्रिया से गुजरेगा, नकली होलोग्राम बनाने, शराब की अवैध सप्लाई और राजस्व की हानि पहुंचाने के आरोप को साबित करने के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ेगा। लेकिन आरोपों की उठ रही उंगली से पूर्व मंत्री लखमा और उनसे जुड़े हुए लोग कटघरे में खड़े हैं और ऐसे में जांच गिरफ्तारी पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 24। छत्तीसगढ़ में हुए इस चर्चित शराब शराब, सवाल और सच सुलगते सवाल में आज इसी पर हम बात कर रहे हैं और तमाम रिपोर्ट्स के माध्यम से आपने समझ लिया होगा कि आखिर ये घोटाला क्या था, किस तरह से इसे अंजाम दिया गया, कौन कौन से नाम इसमें शामिल थे और जो 8 गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें कवासी लखमा पर किस तरह के आरोप तय किए गए हैं। और चलिए इस पर हम चर्चा की शुरुआत भी अब करते हैं विस्तार से। हमारे साथ स्टूडियो में टीवी 24 के न्यूज एडिटर मोहन तिवारी जी मौजूद हैं। मोहन जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सुलगते सवाल में। मोहन जी, अब गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन सवाल लगातार ये उठ रहे हैं कि कवासी लखमा तो सिर्फ एक मोहरा, एक छोटी सी गिरफ्तारी है। अभी उनकी गिरफ्तारी के बाद जब सवाल जवाब का सिलसिला और तल्ख होगा, पूछताछ भी आगे बढ़ेगी, जांच तेज होगी, तब कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं। ऐसे में अब क्या कांग्रेस बैकफुट पर आपको दिख रही है या फिर डिफेंसिव मोड पर आप कांग्रेस को देख रहे हैं? देखिए, ये जो पूरा प्रकरण है वो इस बात पर निर्भर है कि आखिर इसमें घोटाला कहां पर हुआ है, किस स्तर का हुआ है और फायदा किसे हुआ है। सारी चीजें अभी जांच के दायरे में है, लेकिन जांच का जो 60% हिस्सा है वो पूरा कर लिया गया है और उसकी जो दिशा है वो ये बताती है कि कहीं ना कहीं पिछली सरकार में जो लोग अहम पदों में थे, जिम्मेदार पदों में थे, जो नीति निर्धारक थे, उनकी भूमिका एक तरीके से संदिग्ध भी है और उनकी भूमिका से इनकार भी नहीं किया जा सकता। और इसीलिए ईडी जब परतें खोल रही है तो कुछ ऐसे नाम आ रहे हैं जो पिछली सरकार में जिम्मेदारी पूर्वक भूमिका निभा रहे थे। ये जो पूरा प्रकरण है वो इस तरीके से खुलता है कि भूपेश सरकार के पहले जो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने नई आबकारी नीति बनाई थी और इस आबकारी नीति के तहत जो ठेका पद्धति से शराब दुकानों का संचालन होता था उसे खत्म कर दिया गया था और सरकार अपने अधीन इन शराब दुकानों का संचालन कर रही थी। वजह यह थी कि इससे एक बड़ा राजस्व प्राप्त होगा, तो राजस्व प्राप्ति की इच्छा से यानी जो ठेकेदार को हिस्सा कमीशन जाता था वो सरकार के पास ही रहे, इसलिए ये नीति बनाई गई। और इस नीति को बनाने के साथ ही ये दिखने लगा था कि इसमें गड़बड़ी की बहुत सारी संभावनाएं रहेंगी। कोई ऐसे फैक्टर अगर इसमें शामिल हो जाएं तो एक बड़ा हिस्सा कमाया जा सकता है। और इसीलिए नीति तो जरूर डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने बनाई, पर वो नीति का उपयोग नहीं कर पाए और उसके बाद की सरकार जब आई, भूपेश सरकार, तो कुछ ऐसी निर्णय हुए जिससे लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो हुई है। क्योंकि जो ठेके का संचालन ठेकेदार करता था दुकानों का, वो प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू होने लगा और शराब की सप्लाई जो बेवरेज कॉर्पोरेशन के द्वारा की जाती थी उसमें ऐसे फैक्टर काम करने लगे जो कि नकली होलोग्राम बनाकर जो स्टैंडर्ड अमानक जिसे शराब कहा जाएगा वो सप्लाई करने लगे और उससे कमीशन आने लगा, दुकान के संचालन में कमीशन आने लगा। और बताया जाता था कि ठेके में 2 शराब के पैसे की पेटियां होती थी, एक नंबर की कमाई की, एक 2 नंबर की कमाई की। तो ये जो सारा पैसा था वो काफी बड़े हिस्से में जमा हो रहा था जो कि सभी को चेन वाइज मिलता था। और इसीलिए गिरफ्तारियों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, जिसमें बेवरेज कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए जो त्रिपाठी जी हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, एपी त्रिपाठी, जो कि शराब का प्लेसमेंट एजेंसियों को संभालते थे, ब्रांडिंग की कंपनियों से डील करते थे, अनवर ढेबर, वो गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा जो अन्य कड़ियां हैं वो गिरफ्तार हो गई, लेकिन इन सबको अनुमति एक तरीके से सरकारी लिहाज से विभाग देता है और विभाग का प्रमुख होता है मंत्री जी। इसीलिए कवासी लखमा की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता था। और ये जांच जब से शुरू हुई थी, यानी 2022 में जब ये छापा पड़ा था, इनकम टैक्स का छापा, फिर ईडी का छापा 23 में, फिर गिरफ्तारियां, तो ये तय था कि कहीं ना कहीं मंत्री तक तो ईडी पहुंचेगी ही, तो वो पहुंच गई है।
हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि और कोई सरगना है और कोई पीछे लोग हैं। कवासी लखमा थोड़ा सिंपैथी कार्ड भी खेल रहे हैं कि भाई मैं अनपढ़ भी हूं, मुझे जानकारी नहीं है। तो कई चीजें हैं जिसकी परतें अभी खुलनी बाकी है, लेकिन एक बड़ा घोटाले की ओर इशारा करता हुआ तथ्य अभी सामने आया है। इसकी सच्चाई कोर्ट में डिसाइड होगी, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ी, एक धुंध दिख रही है तो आग भी होगी। इस बात को मानते हुए इस मामले की जांच ईडी कर रही है। जी बिल्कुल। हालांकि टीएस सिंहदेव ने अपने बयान में कहा है कि भले ही अक्षर ज्ञान उन्हें नहीं है, लेकिन काफी समझदार हैं, काफी जानकार हैं वो, और तभी 5 सालों तक इतने बड़े विभाग की जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई थी। लेकिन मोहन जी, एक अहम सवाल यह भी है कि अभी तो फिलहाल 7 दिन की रिमांड पर उन्हें भेजा गया है। अब कवासी लखमा के पास बचाव के लिए क्या रास्ता हो सकता है? किस तरह की दलीलें उनके माध्यम से दी जाती है? क्योंकि निश्चित तौर पर जब ये पूरा घोटाला घटित हो रहा था प्रदेश में, उस समय प्रदेश के आबकारी मंत्री वही थे। शक की सुई सीधे तौर पर उन पर जाना लाजमी ही थी, क्योंकि इतने बड़े विभाग का जब उत्तरदायित्व है तो उनके संरक्षण में क्या घोटाला हुआ और उन्हें इस बात की खबर नहीं हुई? अगर संरक्षण नहीं था, ये कैसे हो सकता है? तो क्या दलील अपने बचाव में अब कवासी लखमा और दे सकते हैं? देखिए, कवासी लखमा को रिमांड पे लिया गया है। 21 तारीख तक उनसे पूछताछ होगी, और पूछताछ के जो तथ्य हैं वो दिखते भी हैं सामने की क्या चीज उनसे पूछी जा रही होगी। क्योंकि ईडी ने जब उनके घर पे छापेमारी की और उनसे जब पूछताछ की है, उस दौरान कुछ तथ्य सामने आए हैं, वो सार्वजनिक हो चुके हैं। उसमें ये बात पता चलती है कि कहीं ना कहीं जो कवासी लखमा है वो अपने रिश्तेदारों के अकाउंट में कुछ पैसे जमा करवा रहे थे किसी और से। तो वो सोर्स क्या था? उनके रिश्तेदारों ने कुछ जमीन खरीदी है, उसका सोर्स क्या था? कवासी लखमा हालांकि मंत्री थे, लेकिन एक बड़ा मकान उन्होंने बनवा लिया है अपने क्षेत्र में, ये पता चला है। रायपुर में भी उनका मकान है। और जो पैसे आ रहे थे कमीशन के तौर पे, कथित तौर पे ये कहा जा रहा है कि वो करीब 50 लाख पर मंथ थे। और इस हिसाब से जो घोटाले की ड्यूरेशन तय की गई है, यानी 2019 से जब ये नीति बनी और 2022 तक है, तो उस दौरान के हिसाब से करीब 75 करोड़ के आसपास की रकम की अवैध कमाई का जिक्र हो रहा है जी। तो जरूर इस बारे में पूछताछ में पता किया जाएगा कि ये अकाउंट में पैसे किसके थे, उन्होंने इतना खर्च किया है, उसके पैसे कहां से आए, किस तरीके से वो अकाउंट मैनेज करते थे, ये सारी चीजें पता की जा रही है। और इसीलिए उनके सीए को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, और उनके सीए नहीं आए, तभी आशंका गड़बड़ाने लगी कि ये दिखने लगी कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है। और गड़बड़ी की जांच के लिए ही ईडी ने उन्हें रिमांड पे लिया है। अब लखमा जरूर ये बताएंगे कि आखिर उन्हें पैसे किस बात के मिलते थे। वो ये बोलकर नहीं बच सकते कि मैं पढ़ा नहीं था, मुझे जानकारी नहीं थी, मेरे से साइन करा लिए गए। साइन कराकर नीति जरूर बना ली गई, पर पैसे वो किस बात के ले रहे थे, उन्हें पैसे कैसे मिलते थे, क्या उन्हें पैसे मिलते थे कि भी नहीं मिलते थे, इस तरीके की चीजें जो हैं वो अब इस पूरे जांच में सामने आएंगे। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि जांच है, अंडर ट्रायल है, फिर चार्जशीट आएगी, चार्जशीट के बाद केस फाइल होगा, और काफी लंबी प्रोसेस है। लेकिन दिल्ली में जो शराब घोटाला है, कुछ उसी तरीके से मिलता जुलता पैटर्न यहाँ पर अपनाया गया है। हालांकि दिल्ली में सरकार का संचालन पद्धति थोड़ी अलग है, यहाँ अलग है, इसलिए मंत्री जो है मूल रूप से जवाबदेह इस तरीके के घोटाले में बनता है। वहां मनीष सिसोदिया है, यहाँ कवासी लखमा है। बिल्कुल। और दिल्ली की जहां तक बात है तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी जांच की सुई गई थी, फिर वो जेल भी गए थे, और लगातार बीजेपी अब इस मामले को लेकर आक्रामक है। और साफ तौर पर बीजेपी का यही कहना है कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां होती हैं, कहीं ना कहीं घोटाले को अंजाम देकर सत्ता के पद पर वो काबिज होती हैं। अब मोहन जी, कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद चूंकि अपना बचाव तो लगातार करने की वो कोशिश करेंगे ही, लेकिन जो कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता हैं जो उस समय शीर्षस्थ पदों पर आसीन थे, क्या उन्हें भी चिंता करने की, घबराने की जरूरत है कि अगली बारी में उनका भी नंबर आ सकता है? कोई बड़ी कार्रवाई प्रदेश में और आप मानकर चल रहे हैं देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में? देखिए, ईडी के इस पूरे घोटाले का हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है, जांच की दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि ये घोटाला हुआ, जो कंपनियां थी उन्होंने पैसे कमाए और उस कमीशन का बंटवारा हुआ। बंटवारे में जो जो हिस्सेदार है वो इस पूरे घोटाले के लिए जिम्मेदार माना जाएगा और इस घोटाले का हिस्सेदार बनेगा। अभी जो कड़ियां निकली है उसमें कंपनी को मैनेज करने वाले लोग, नकली होलोग्राम बनाने वाले लोग, और सरकार से मतलब अधिकारियों का जो वर्ग था जिसमें जेपी जो त्रिपाठी है वो गिरफ्तार हुए हैं,
वो पैसे का कलेक्शन करते थे, उसके बाद उसको बांटते थे। तो बांटने वाला जो हिस्सा पाने वाला व्यक्ति है वो सारे लोग इस दायरे में आने वाले हैं। कवासी लखमा को मिलता था ऐसा ईडी दावा कर रही है और इसीलिए उनको पकड़कर गिरफ्तार करके रिमांड में लेकर पूछताछ की जा रही है। ये पैसा किसी और को भी जाता होगा क्योंकि कमाई 2000 करोड़ की थी और 50 लाख अगर कवासी लखमा को मिलता था तो बाकी हिस्सा भी तो कहीं ना कहीं जाता होगा। तो वो हिस्सा कहाँ जाता था, किसको मिलता था, इस बात की जांच भी होगी। कुछ और लोगों को भी जाता था क्या, कुछ और जिम्मेदार लोग भी, क्योंकि सबकी निगाह से ये पूरा घोटाला गुजर रहा होगा। जब ये सारी चीजें एक सिस्टम के तहत बनाई गई थी तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन तक भी पहुंचने की ईडी की कोशिश होगी और ईडी का मुख्य काम ही यही होगा कि अगर कोई इस केस का मास्टरमाइंड है तो उस तक भी पहुंचा जाए, क्योंकि वो मास्टरमाइंड केवल सलाह देने तक सीमित नहीं होगा, वो भी कमीशन का हिस्सा लेता होगा। तो अगर कमीशन का हिस्सा वो भी लेता होगा तो घोटाले का हिस्सेदार वो भी है और उस तक भी ईडी पहुंचेगी, उसको भी शामिल किया जाएगा पूछताछ में। तो ये सारी चीजें सामने आएंगी तो और तथ्य भी हमें देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। कवासी लखमा के यदि हम राजनीतिक भविष्य की बात करें मोहन जी, तो किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि कोंटा से विधायक थे और इस बार का जो चुनाव था काफी कम मतों से भी वो जीते थे, तो अब चूंकि एक बहुत बड़े घोटाले में उनका नाम सामने आ चुका है, तो क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में जब जांच चलती है, जेल में रहते हैं, तो विधायकी भी जा सकती है, कोई संकट उनके राजनीतिक भविष्य पर भी हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, हर राजनेता का जो एक चरित्र है वो साफ सुथरा होना चाहिए, बेदाग छवि होनी चाहिए, ये कहा जाता है। और घोटाले का आरोप इस बेदाग छवि पर एक काले चीटे की तरह होता है। तो छवि तो जरूर कवासी लखमा की धूमिल हुई है। वो 6-7 बार के विधायक हैं, उससे पता चलता है कि उनकी छवि उस क्षेत्र में काफी अच्छी थी और अब तक ऐसे मामलों से कवासी लखमा बचते भी रहे हैं। कोई ऐसा उन पर आज तक दाग नहीं लगा। एक आदिवासी, सीधा साधा, सरल व्यक्ति, अपने क्षेत्र के लिए काम करने वाला, ऐसी छवि थी उनकी। लेकिन मंत्री बने हैं तो उन्हें जिम्मेदारी भी मिली है और जिम्मेदारी मिली है तो उस जिम्मेदारी को पाक साफ रहते हुए उन्हें पूरा भी करना था। तो एक छवि का संकट जो जरूर कवासी लखमा पर हमेशा बना रहेगा, चाहे वो बेदाग हो जाएं या इस पूरे केस में वो कैसे निकलते हैं उस पर निर्भर करेगा। लेकिन छवि पर आरोप लग गया, जैसे मनीष सिसोदिया की छवि वहां खराब हो गई, भले फैसला भी नहीं आया है, वैसे ही कुछ कवासी लखमा के साथ हुआ। अब आगे जो लीगल प्रोसेस है उसके अनुसार ऐसे घोटालों में अगर 2 साल से अधिक की सजा का वैसे तो प्रावधान है, वो प्रावधान होता है तो उनकी विधायकी जाएगी। अभी क्योंकि 1 साल ही हुआ है विधायक बने उनको इस कार्यकाल का, ऐसे में डिसीजन अगर 1-1.5 साल बाद आ जाता है तो जरूर उनके विधायकी पर संकट आ जाएगा, क्योंकि उन्हें इस्तीफा देना होगा। 2 साल से अधिक की सजा पर उन्हें जो इस्तीफा देकर उनकी विधायकी पर भी संकट आ सकता है, ये तो साफ दिख रहा है। निश्चित तौर पर। वहीं इस पूरे प्रकरण की जो टाइमिंग है मोहन जी, उसे लेकर भी काफी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कवासी लखमा की जब गिरफ्तारी हो रही थी इसके पहले ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा था कि उनके ऊपर कहीं ना कहीं चुनाव की वजह से भी दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि अभी नगरीय निकाय चुनाव है, बस्तर में भी पंचायत चुनाव होने हैं। ऐसे में काफी सक्रियता उनकी देखने को मिलती है और भाजपा नहीं चाहती कि किसी भी तरह से जीते, तो इस तरह की कार्रवाई हो रही है। तो इस पूरी घोटाले को उजागर करने की टाइमिंग तो बहुत पहले थी और कहा यह भी जा रहा था कि कवासी लखमा पर भी शक की सुई है तो गिरफ्तार हो सकते हैं। लेकिन अभी जब ठीक चुनाव से पहले इनकी गिरफ्तारी हुई है तो इसके किस तरह के परिणाम, किस तरह के प्रभाव आप देखते हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति में आने वाले चुनाव में? देखिए, ये ऐसा पहला प्रकरण है जिसकी गूंज अभी इतने जल्दी शांत तो नहीं होगी और राजनीतिक उथल पुथल तो कवासी लखमा के घर पे छापे के साथ ही शुरू हो गई थी। छापेमारी हुई, उनको पूछताछ के लिए 2 बार बुलाया गया, तीसरी बार में उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो ये प्रकरण तो इतने जल्दी शांत नहीं होगा। जरूर इसको अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है कि ये समय जो चुना गया है वो निकाय चुनाव का है, लेकिन अगर बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा लेना था तो लोकसभा चुनाव के समय करते। लेकिन निकाय चुनाव है, इसमें कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ये एकदम से नहीं कहा जा सकता, लेकिन जरूर असर पड़ता है क्योंकि कांग्रेस के नेता इसमें घेरे में हैं। टाइमिंग को लेकर कांग्रेस जरूर सवाल उठा रही है। उनको मौका मिल गया कि भाई देखो, अभी गिरफ्तार किया गया है जानबूझकर, पंचायत चुनाव है, वो पूरा ग्रामीण इलाका कवासी लखमा का उस क्षेत्र में प्रभाव भी है, तो उसे प्रभावित करने के लिए किया गया होगा। ऐसा जरूर राजनीतिक रूप से हलचलों में ये बात आ रही है। और टाइमिंग के लिए तो यही कहा जा सकता है, क्योंकि
छापेमारी की कार्रवाई 2023 में से तेजी पकड़ने लगी थी। इसलिए ये खास तौर पे समय था जब एक की व्यक्ति तक, की पॉइंट तक पहुंचा जाए, तो इतना समय तो जरूर जांच में लगता ही है, वही कुछ हुआ है। पर जरूर राजनीतिक रूप से इसे क्रिटिसाइज किया जा सकता है कि ये अभी क्यों किया गया। कहीं कहीं बीजेपी अब इसका कोई राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, ये डिसएडवांटेज जरूर है कांग्रेस के लिए। पर ऐसी बातें कहकर एक तरीके से फेस सेविंग भी की जा सकती है कि भाई देखिए हमें बदनाम किया जा रहा है, और ईडी वैसे ही पूरे देश में बदनाम हो चुकी है, किसी एक पार्टी को समर्थन का इसका लाभ मिलता है, ऐसी बातें कही जाती। तो राजनीतिक रूप से इस पूरे प्रकरण को, इस पूरी कार्रवाई को अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। बिल्कुल, हालांकि बीजेपी तो हमेशा कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद मोहन जी यही कह रही है, उसके तमाम जो बड़े नेता यही कह रहे हैं कि भाई देखिए ईडी ने अपनी कार्रवाई की है, जांच जारी है, दस्तावेज मिले, उसके आधार पर पूरा प्रकरण बन रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस खेमे की हम बात करें तो आप क्या देखते हैं कि क्या केवल बचाव की मुद्रा में भी कांग्रेस रहेगी, विरोध बस करेगी इस गिरफ्तारी का? क्योंकि इस समय देखिए चुनाव की तैयारी भी करनी है और लगातार विरोध भी कर रहे हैं गिरफ्तारी का, या कोई बड़ा कदम किसी बड़ी रणनीति के साथ भी इस मामले में कांग्रेस आगे आ सकती है? मोहन जी हाँ, देखिए जरूर कांग्रेस कदम तो उठाएगी, पर जैसे कि सरकार के समय कार्रवाइयां होती थी, छापेमारी होती थी, उस समय जैसे कांग्रेस उग्र थी वैसी उग्रता कांग्रेस में अब नहीं है, क्योंकि एक दाग लग गया है। इस हार की वजह भी यही मानी जाती है कि इस तरीके के आरोप घोटाले के लगे थे। जरूर अपने विधायक के साथ खड़े होने की कोशिश और ये दिखाया जाएगा कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, पर कोई बड़ा कदम राजनीतिक रूप से लंबा आंदोलन जैसा कर दिया जाए, ऐसी स्थिति कांग्रेस में नहीं दिखती। लीगल प्रोसेस में ही कांग्रेस को लड़ना होगा, और लीगल वे पे अगर वो जीतती है तो ये बताने में कांग्रेस को आसानी होगी कि देखिए हम सही कह रहे थे, बीजेपी गलत कह रही थी। तो सारी चीजें लीगल स्टेज पे जो फैसले होंगे उस पर निर्भर करेगा। कांग्रेस जरूर रस्म अदायगी के तौर पर ये विरोध प्रदर्शन करेगी, और जब भी उनसे सवाल पूछा जाएगा तो आरोप कांग्रेस बीजेपी पे लगाएगी। बिल्कुल, लगा भी रही है कांग्रेस आरोप, और कहीं ना कहीं यही कह रही है कि हम तो पूरी तरह से अपने विधायक के साथ हैं। और जैसे कि कवासी लखमा से भी जब सवाल पूछा गया था कि क्या कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, तब उन्होंने साथ है तो नहीं कहा था, लेकिन ये जरूर कहा था कि मैं तो पूरी तरह से कांग्रेस के साथ हूं। तो देखना होगा कि कांग्रेस कितना साथ देती है, और जितनी भी कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो एक दायरे में ही संचालित होती है। तो विरोध एक तरफ होगा, लेकिन दूसरी तरफ जो प्रकरण चल रहा है, जांच जारी है, देखना होगा कि जब और भी सवाल होते हैं तब किस तरह से खुलासे आज सामने आते जाते हैं। मोहन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आज हमने सुलगते सवाल पर बात की है, शराब, सवाल और सच पर। कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो चुकी है, लगातार छत्तीसगढ़ के गलियारों में हलचल है, लेकिन हलचल क्या बहुत देर तक सुनाई देती है, बहुत दूर तक इसका परिणाम जाता है, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ सुलगते सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।